नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। साथ में ये वीडियो हमारे चैनल द्वारा कराए गए इंजीनियरिंग ड्राइंग के टेस्ट 2 का सलूशन भी है। तो जिन छात्रों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग टेस्ट 2 जो कि हमारे चैनल द्वारा कराया गया था दिया है तो उसका सलूशन अवश्य देख लें। जो छात्र इसका टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो वो अभी भी इसका टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से अभी भी इसका टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की पीडीएफ कॉपी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है, B1 बोर्ड का माप क्या होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1000 गुणा 1500, ऑप्शन बी है 700 गुणा 1000, ऑप्शन सी है 500 गुणा 700 और ऑप्शन डी है 350 गुणा 500 मिलीमीटर। हमेशा जो बोर्ड के साइज होते हैं वो सब मिलीमीटर में होते हैं, इसलिए से ये सारे साइज मिलीमीटर में हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड के बारे में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड का क्या प्रयोग होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या माप होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग एक बहुत सिंपल से उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि हमको एक कागज़ पर पेंसिल की सहायता से कोई रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, उस कागज़ को किसी समतल सतह पर रखेंगे और उसके बाद ही हम उस पर रेखा खींचेंगे। यदि समतल सतह पर हमने नहीं रखा तो रेखा खींचते समय हो सकता है कि हमारी पेंसिल की जो लीड होती है उस पेपर को फाड़ दे। तो इसी प्रकार जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग शीट को एक समतल सतह पर रखते हैं, वो समतल सतह होती है ड्राइंग बोर्ड की। तो ड्राइंग बोर्ड का जो प्रयोग होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट को समतल सतह प्रदान करने के लिए होता है। अब हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख दिया, तो यदि हम उसे ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स नहीं करेंगे तो वो ड्राइंग बनाते समय इंजीनियर के हाथ से कभी इधर कभी उधर खिसक सकती है। इसलिए ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर हमेशा एडहेसिव टेप या फिर पिन या फिर क्लिप्स की सहायता से फिक्स किया जाता है। चलिए, अब हमने ये समझ लिया है कि ड्राइंग बोर्ड का क्या प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ड्राइंग बोर्ड के प्रकार, कितने प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं और उनके क्या क्या साइज होते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर BIS के अनुसार जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं वो 4 माप में मिलते हैं, B0, B1, B2 और B3। जिसमें से B0 का माप होता है वो 1000 गुणा 1500 मिलीमीटर होता है और B1 का माप होता है वो 700 गुणा 1000 मिलीमीटर होता है। B2 का माप 500 मिलीमीटर गुणा 700 मिलीमीटर होता है। B3 का माप 350 मिलीमीटर गुणा 500 मिलीमीटर होता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो B1 का माप पूछा गया है। तो B1 का जो माप होगा वो 700 मिलीमीटर गुणा 1000 मिलीमीटर होगा। चलिए, अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 700 गुणा 1000 मिलीमीटर है। तो क्वेश्चन 1 में जो ऑप्शन B है वो 700 मिलीमीटर गुणा 1000 मिलीमीटर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर सही हुआ वो ऑप्शन B है, 700 मिलीमीटर गुणा 1000 मिलीमीटर। हमेशा जो ड्राइंग बोर्ड का माप होता है वो मिलीमीटर में ही होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टी स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले चलिए हम चर्चा कर लेते हैं टी स्क्वायर के बारे में। टी स्क्वायर मुख्यतः लकड़ी का बना होता है और कभी कभी ये सेल्यूलाइड या प्लास्टिक का भी बनाया जाता है। टी स्क्वायर के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक स्टॉक और दूसरा ब्लेड। टी स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए, अब हम इसके प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। टी स्क्वायर की सहायता से हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची जाती हैं ड्राइंग शीट पर स्केचिंग करते समय।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टी स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो टी स्क्वायर के ब्लेड और स्टॉक के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन सी है 90 डिग्री वही सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी 90 डिग्री। टी स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। A3 ड्राइंग शीट का क्या माप होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ड्राइंग शीट का क्या प्रयोग होता है और ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती हैं और उनका क्या क्या माप होता है। पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो ड्राइंग शीट पर ही बनाई जाती है। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट होती है वो 6 प्रकार की होती है। A0, A1, A2, A3 और A5, जिसमें A0 का जो माप होता है वो 841 मिलीमीटर गुणा 1189 मिलीमीटर होता है। A1 का जो माप होता है वो 594 मिलीमीटर गुणा 841 मिलीमीटर होता है। A2 का माप 420 मिलीमीटर गुणा 594 मिलीमीटर होता है। A3 का माप 297 मिलीमीटर गुणा 420 मिलीमीटर होता है। A4 का माप 210 गुणा 297 मिलीमीटर होता है और A5 का माप 148 मिलीमीटर गुणा 210 मिलीमीटर होता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो A3 ड्राइंग शीट का माप पूछा गया है। तो A3 ड्राइंग शीट का माप होता है 297 मिलीमीटर गुणा 420 मिलीमीटर। चलिए अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो 297 गुणा 420 मिलीमीटर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 297 गुणा 420। ड्राइंग शीट के जितने भी माप होते हैं वो सारे मिलीमीटर में होते हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन कभी भी मत रखना कि ये मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है। हमेशा ड्राइंग शीट के जो माप होते हैं वो मिलीमीटर में ही दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से कौन सी ड्राइंग शीट का माप सबसे बड़ा होता है। तो अभी हमने 6 प्रकार की ड्राइंग शीट पढ़ी थी और 6 का माप हमने देखा था। तो सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट होती है वो A0 होती है, जिसका माप होता है 841 मिलीमीटर गुणा 1189 मिलीमीटर, जिसमें से 841 उसकी चौड़ाई होती है और 1189 उसकी लंबाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी A0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी A0। A0 का माप होता है वो ड्राइंग शीट में सबसे बड़ा माप होता है, या सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट होती है वो A0 होती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। निम्न में से सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है। दोस्तों मैंने ड्राइंग पेंसिल के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ आपको समझाया है हार्डनेस और सॉफ्टनेस को उस ट्रिक के द्वारा कैसे निकालें। तो चलिए ड्राइंग शीट की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को निकालने के लिए जो मैंने ट्रिक बताई है उसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ड्राइंग्स जो पेंसिल होती हैं वो 18 ग्रेड की होती हैं। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, फिर F, फिर HB, फिर B, फिर 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। तो हम क्या करते हैं बीच में लिख लेते हैं HB और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं F। अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उस पर एक एक H बढ़ाते जाएंगे और जो राइट हैंड साइड पे है उस पर B के बाद एक B और ऐसे करके एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो हमने लिख लिया HB बीच में, फिर हमने F लिख लिया, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में H, 2H, 3H से लेके 9H लिख लिया और जो B की साइड में है वो B से लेके 7B तक लिख लिया। अब जो HB पेंसिल होती है वो मीडियम हार्ड होती है, तो जितना ही H की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही पेंसिल कठोर होती जाएगी और जितना B की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही पेंसिल सॉफ्ट होती जाएगी। तो जो सबसे हार्ड पेंसिल होती है वो 9H होती है और सबसे जो सॉफ्ट पेंसिल होती है वो 7B होती है। तो कोई भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे हार्ड होती है, तो इसी के बेस पर, इसी ट्रिक के बेस पे आप सारे क्वेश्चंस का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है। तो हार्ड में जो सबसे ज़्यादा H के साथ होगा वो पेंसिल सबसे ज़्यादा हार्ड होगी
ऑप्शन ए जो है वो HB है, ऑप्शन बी है जो H है, ऑप्शन सी है 2H और ऑप्शन डी है 2B। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा H के साथ है वो ऑप्शन सी है 2H। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन सी 2H। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्न में से सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर उसी ट्रिक से आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो सबसे सॉफ्ट जो पेंसिल होगी, जितना बी के साइड में ज़्यादा बढ़ेंगे, बी के साइड में जितना ज़्यादा संख्या में होगी बी, वो पेंसिल सॉफ्ट होगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है HB, ऑप्शन बी है 2B, ऑप्शन सी है 2H और ऑप्शन डी है 3H। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बी के साथ में बड़ी संख्या है वो है 2B। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 2B। 2B पेंसिल निम्न में से चारों ऑप्शन में से सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। ट्राई स्क्वायर निम्न में से किस प्रकार की लाइंस को ड्रॉ करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी है वर्टिकल, ऑप्शन सी है इंक्लाइंड और ऑप्शन डी है इलिप्टिकल। तो अभी मैंने आपको टी स्क्वायर के बारे में बताया था, तो मैंने उसका प्रयोग बताया था कि टी स्क्वायर का प्रयोग हॉरिजॉन्टल लाइंस को खींचने में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है वो है हॉरिजॉन्टल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन ए हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइंस। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। घड़ी के छोटे पार्ट्स की ड्राइंग बनाते समय किस प्रकार की स्केल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फुल स्केल, ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग स्केल या रिड्यूस्ड स्केल, ऑप्शन सी है इन लार्ज स्केल और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। इन मतलब ऊपर में से कोई नहीं, ABC में से कोई ऑप्शन नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्केल कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का उत्तर देने में हम सक्षम रहेंगे। तो जो स्केल होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होती है फुल स्केल, दूसरा होता है रिड्यूसिंग स्केल और तीसरा होता है इन लार्ज स्केल। तो चलिए हम एक एक करके तीनों समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हम ड्राइंग बना रहे हैं। यदि उसकी डायमेंशन, मान लीजिए उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या गहराई, यदि उसकी लंबाई अगर 100 सेंटीमीटर है और ड्राइंग शीट पर भी हम 100 सेंटीमीटर ही ड्रॉ कर रहे हैं तो वो होती है फुल स्केल और इसको हमेशा 1:1 में लिखा जाता है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं रिड्यूसिंग स्केल के बारे में। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 1000 मिलीमीटर है, उसको हम कैसे अपनी ड्राइंग शीट पर ड्रा करेंगे? क्योंकि ड्राइंग शीट की लंबाई कभी कभी 1000 मिलीमीटर नहीं होती है, तो कैसे ड्रा करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम मान लेते हैं कि ड्राइंग शीट का 10 मिलीमीटर जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई का 1000 मिलीमीटर के बराबर है। तो हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है उसको रिड्यूस्ड कर दिया, छोटा कर दिया और वो छोटा करके हमने ड्राइंग शीट पर ड्रा किया, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। और 1000 को जब हम 10 मिलीमीटर के बराबर लिखेंगे, इसलिए इसको 1:100 लिखेंगे हम, कि हमने उसको 100 गुना छोटा कर दिया है। इसलिए रिड्यूसिंग स्केल में हमेशा डायमेंशंस को, ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होती है उसको छोटा किया जाता है। जैसे कि हमने 1000 मिलीमीटर को ड्राइंग शीट पर 10 मिलीमीटर के बराबर रखा, तो इसका रेशियो होगा 1:100। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा कर लेते हैं इन लार्ज स्केल के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि हमने घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स की ड्राइंग बनानी है। वो पार्ट इतने छोटे होते हैं कि यदि हम उनकी ड्राइंग उसी माप में बनाएंगे तो वो है ड्राइंग शीट पर हमें ना तो बना पाएंगे और ना ही हमें सही से दिखेगा। इसलिए हम उन पार्ट की जो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है या जो भी डायमेंशन होती है उसको इनलार्ज करते हैं, मतलब उसको बड़ा करते हैं। मान लीजिए कि कोई घड़ी के अंदर कुछ लग रहा है पार्ट, उसका जो डायमीटर होता है या उसका व्यास होता है वो 1 मिलीमीटर है। तो हम ड्राइंग शीट पर 1 मिलीमीटर का व्यास कैसे ड्रा करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि
उस पार्ट का 1 मिलीमीटर ड्राइंग शीट पर 100 मिलीमीटर के बराबर है। और जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस है उसको हमने क्या किया है, इनलार्ज किया है, मतलब बड़ा किया है, इसलिए इस स्केल को इनलार्ज स्केल बोलते हैं। मान लीजिए कि किसी पार्ट की जो डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हम उसको ड्राइंग शीट पर 10 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, इसलिए यह 10:1 के रूप में लिखा जाता है। ये थी 3 प्रकार की स्केल। मैं तीनों को संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट का जितना लंबाई होती है उसको उतना ही ड्राइंग शीट पर ड्रा करते हैं तो वो होती है फिर फुल स्केल। जब ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होती है उसको कम करके ड्राइंग शीट पर ड्रा किया जाता है तो वो होती है रिड्यूसिंग स्केल। अब जब ऑब्जेक्ट की लंबाई को बड़ा करके ड्राइंग शीट पर ड्रा किया जाता है तो वो होती है इनलार्ज स्केल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि घड़ी के छोटे पार्ट्स की ड्राइंग बनाते समय किस प्रकार की स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग जो घड़ी की छोटे पार्ट्स की ड्राइंग होती है उसको बड़ा करके ड्राइंग शीट पर ड्रा किया जाता है, इसलिए उस स्केल का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है इनलार्ज स्केल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इनलार्ज स्केल। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ इनलार्ज स्केल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ड्राइंग में टाइटल बॉक्स कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है राइट टॉप कॉर्नर, ऑप्शन बी है राइट बॉटम कॉर्नर, ऑप्शन सी है लेफ्ट टॉप कॉर्नर और ऑप्शन डी है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। तो चलिए हम पहले ड्राइंग शीट के लेआउट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम ये पता कर लेते हैं कि टाइटल बॉक्स कहाँ पर स्थित होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ड्राइंग बनाने से पहले ड्राइंग शीट का एक लेआउट बनाना पड़ता है, मीन्स उसके बॉर्डर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं और एक टाइटल बॉक्स बनता है उसमें, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये ड्राइंग का क्या नाम है, किस पार्ट की बनी है, इस पार्ट में कौन कौन से सब पार्ट या चाइल्ड पार्ट लग रहे हैं, कौन किस मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं और किसने ये ड्राइंग बनाई है, और अगर इसको रिवाइज करना पड़ा है तो ये कब रिवाइज हुई है, ये किस एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है और किस स्केल के साथ बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टाइटल बॉक्स में होती हैं। तो जो टाइटल बॉक्स सीट लेआउट में आपको दिख रहा है वो राइट हैंड साइड में बॉटम कॉर्नर पे है। तो जो टाइटल बॉक्स होता है वो हमेशा राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि राइट बॉटम कॉर्नर जो है वो कौन सा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो है राइट बॉटम कॉर्नर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ राइट बॉटम कॉर्नर। जो ड्राइंग शीट होती है उसमें टाइटल बॉक्स राइट बॉटम कॉर्नर पर स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्न में से किस एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें जो ड्राइंग बनाई जाती है उसमें से सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इन एंगल प्रोजेक्शन में सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में जो ड्राइंग का टॉप व्यू होता है और जो ड्राइंग का फ्रंट व्यू होता है वो आपस में ओवरलैप करने लगते हैं, इसलिए जो सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल है उसमें ड्राइंग नहीं बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग नहीं बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नीचे दिया गया चिन्ह किस एंगल प्रोजेक्शन का है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और ऑप्शन डी है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के क्या क्या सिंबल होते हैं, क्योंकि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में तो ड्राइंग बनाई नहीं जाती, जो कि मैं अपने पिछले क्वेश्चन में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। चलिए अब हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के क्या सिंबल होते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे।
तो जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है उसका जो सिंबल है आप चित्र में देख पा रहे हैं, वह दोनों इसके अलग अलग सिंबल हैं। फर्स्ट एंगल का सिंबल आपको ये दिखाया जा रहा है और थर्ड एंगल का सिंबल आपको ये दिखाया जा रहा है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल बना है और वो कौन से एंगल प्रोजेक्शन का है। तो जो क्वेश्चन है उसमें जो सिंबल बना है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन सी हुआ, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चित्र में दर्शाए गए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सेट स्क्वायर, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है ट्राई स्क्वायर और ऑप्शन डी है मिनी ड्राफ्टर। तो जो चित्र में दर्शाया गया है वह एक मिनी ड्राफ्टर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन डी हुआ, मिनी ड्राफ्टर। तो चलिए अब हम मिनी ड्राफ्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि मिनी ड्राफ्टर का क्या कार्य होता है और उसके विभिन्न अंगों के क्या क्या नाम होते हैं। मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस या फिर इंक्लाइंड लाइन खींचने में किया जाता है। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्केल का भी काम करता है, जो कि ट्राई स्क्वायर का भी काम करता है, सेट स्क्वायर्स का भी काम करता है और प्रोटेक्टर का भी काम करता है, इसलिए इसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में ऑलराउंडर भी कहा जाता है। तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके दो जो मेन पार्ट्स होते हैं वो दो ब्लेड्स होते हैं। इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टर पर माउंट होते हैं और इसके ब्लेड्स को किसी भी डिग्री में घुमाकर इंक्लाइंड लाइन को हम खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। चित्र में दर्शाए गए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो आप सभी लोगों ने यह ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया होगा या ऐसे भी आप इसको देखे होंगे। तो यह एक प्रोटेक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो सही ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन ए है, प्रोटेक्टर। यह एक प्रोटेक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी भी डिग्री में रेखाएं खींच सकते हैं जो कि एक के गुणक में होती हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चित्र में दर्शाए गए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फ्रेंच कर्व, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी है बेबल प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी है ड्राफ्टर। तो जो चित्र में दर्शाया गया है यह एक फ्रेंच कर्व है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, फ्रेंच कर्व। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि फ्रेंच कर्व का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंच कर्व को हमेशा उन कर्व्स को ड्रा करने में प्रयोग करते हैं जिसको हम कंपास की सहायता से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पैराबोला का कर्व, जैसे कि हाइपरबोला का कर्व। यह सब फ्रेंच कर्व की सहायता से ही ड्रॉ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्न में से किस औजार द्वारा समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मिनी ड्राफ्टर, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी है सेट स्क्वायर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। मतलब जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सब सही हैं। तो जो मिनी ड्राफ्टर होती है उससे भी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, ट्राई स्क्वायर होता है उससे भी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं और जो सेट स्क्वायर होता है उससे भी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द इंक्लिनेशन ऑफ लेटर एज रिकमेंडेड बाई BIS। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो BIS के अनुसार जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर्स होते हैं वो कितने डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 65 और ऑप्शन डी है 60। तो BIS के अनुसार जो लेटर्स होते हैं वो 75 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं या इंक्लाइंड रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, 75 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सेक्शनल एरिया इज शोन बाई हैचिंग लाइन्स विच आर जनरली इंक्लाइंड एट विच डिग्री। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो सेक्शनल एरिया होता है वो हैचिंग लाइन से शो किया जाता है और वो जो हैचिंग लाइन होती है वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शनल एरिया क्या है और हैचिंग लाइन्स क्या हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम
कटिंग प्लेन्स बनाकर उसको दर्शाते हैं, तो वो कटिंग प्लेन्स जो होती है वो सेक्शन एरिया कहलाता है, और उस सेक्शनल एरिया को हम हैचिंग लाइन द्वारा दर्शाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें जो हैचिंग लाइन है उसको इंक्लाइंड लाइन से दर्शाया गया है। अब ये जो लाइंस होती हैं ये कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं? ये जो लाइंस होती हैं ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है वो 45 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें जो ऑप्शन ए है वो 45 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए 45। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। BIS का विस्तारित रूप क्या है? तो जो पहले हम जान लेते हैं कि BIS संस्था क्या है। BIS एक ऐसी संस्था है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो BIS ही उसको देखती है या उसको निर्धारित करती है। तो BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। ऑप्शन ए है बुक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यह गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यह सही आंसर है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 2H पेंसिल इज हार्डर देन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2H जो पेंसिल होती है वो निम्न में से कौन सी पेंसिल से कठोर होती है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है H, ऑप्शन बी है 3H, ऑप्शन सी है 4H और ऑप्शन डी है 5H। तो मैंने जब आपको पेंसिल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे जो ट्रिक बताई थी उस पर मैंने बताया था कि जो पेंसिल सबसे ज़्यादा H के साथ होगी वो हार्ड होगी और जो उससे कम H के साथ होगी वो कम हार्ड होगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2H जो पेंसिल है वो निम्न में से किस पेंसिल से हार्ड है? तो 2H कौन से H से बड़ा है? सिर्फ H से बड़ा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन ए हुआ H। जो 2H पेंसिल होती है वो H पेंसिल से ज़्यादा हार्ड होती है, बाकी 3H, 4H और 5H से कम हार्ड होती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ ऑफ एन एरो मीन्स जो एरो बनाया जाता है उसकी हाइट से और लेंथ के का क्या रेशियो होता है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 1:4। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि एरो हेड क्या होता है, उसके बाद हम उसकी हाइट से लेंथ का रेशियो क्या होता है ये जानते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है यहाँ पर डायमेंशन लाइन दिख रही हैं, वो डायमेंशन लाइन के एकदम लास्ट में जो दिख रहा है वो एरो हेड है और उसको हमने नीचे जूम करके दिखाया गया है, जिसमें जो एक्स द्वारा दर्शाया गया है वो एरो हेड की हाइट है और जो 3x द्वारा दर्शाया गया है वो एरो हेड की लेंथ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरो हेड की हाइट और लेंथ में क्या रेशियो होता है? तो ये रेशियो होता है 1:3। चलिए अब क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1:3 वो सही आंसर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए 1:3। जो एरो हेड होती है उसकी हाइट और लेंथ के बीच में रेशियो 1:3 होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का कार्य मिनी ड्राफ्टर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्केल, ऑप्शन बी है प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन सी है ट्राई स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको मिनी ड्राफ्टर के बारे में बताया था कि मिनी ड्राफ्टर है जो वो स्केल का भी काम करता है, वो प्रोट्रैक्टर का भी काम करता है, वो ट्राई स्क्वायर का भी काम करता है और वो सेट स्क्वायर का भी काम कर सकता है। परंतु मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हम कोई भी वृत्त या चाप नहीं खींच सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी कंपास। कंपास का जो कार्य होता है वो मिनी ड्राफ्टर द्वारा नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल?
क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है HB, ऑप्शन बी है H, ऑप्शन सी है B और ऑप्शन डी है 2B। तो मैंने आपको जब पेंसिल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेंसिल सबसे ज़्यादा B के साथ होगा वो होगा सबसे मुलायम। तो चारों में से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा सबसे B के साथ है। तो B में दो ही ऑप्शन है, B और 2B। तो 2B बड़ा हुआ B से, तो इसलिए जो सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल हुई इन चारों ऑप्शन में वो हुई ऑप्शन डी 2B। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी 2B। 2B निम्नलिखित चारों में से सबसे मुलायम पेंसिल होती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ड्राइंग बोर्ड का वह किनारा जहां पर T² को लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेटन्स, ऑप्शन बी है वर्किंग एज, ऑप्शन सी है एबोनी और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो जो ट्राई स्क्वायर होता है उसको ड्राइंग बोर्ड के जिस भाग में फिट किया जाता है उसे इबोनी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इबोनी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी होती है। तो क्योंकि क्वेश्चन में निम्न दिया है तो हम चारों ऑप्शन को पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम पता लगाएंगे कौन सी ड्राइंग शीट सबसे छोटी होती है। तो ऑप्शन ए है A0, ऑप्शन बी है A1, ऑप्शन सी है A5 और ऑप्शन डी है A4। तो मैंने आपको ड्राइंग शीट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो BIS के अनुसार ड्राइंग शीट 6 प्रकार की होती हैं, A0, A1, A2, A3, A4 और A5, जिसमें A0 सबसे बड़ी होती है और A5 जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो चारों ऑप्शन में चेक कर लेते हैं A5 कौन सा है। तो जो ऑप्शन सी है वो है A5। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी A5। निम्न चारों में से जो A5 है वो सबसे छोटी ड्राइंग शीट है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाई 3 व्यूज इज नोन एज। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को उसके 3 व्यू से दर्शाया जाता है, वो कौन सा प्रोजेक्शन कहलाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आइसोमेट्रिक, ऑप्शन बी है ऑर्थोग्राफिक, ऑप्शन सी है प्रोस्पेक्टिव और ऑप्शन डी है ऑब्लिक। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ऑर्थोग्राफिक वो सही आंसर है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 व्यू से दर्शाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। इस टेस्ट की PDF कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, मैं 5 वीडियो ऑलरेडी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक्स के बारे में बताया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना क्यों जरूरी होता है। उसके साथ ही मैंने आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो 15 मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस पर 2 वीडियोस बनाए। उसके साथ ही मैंने आपको एक वीडियो में ड्राइंग पेंसिल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस के ऊपर एक ट्रिक से वीडियो बनाया कि उस ट्रिक से आप कैसे निकालें कि कौन सी पेंसिल हार्ड है कौन सी सॉफ्ट है। उसके साथ ही मैंने एक वीडियो और बनाया है इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट के ऊपर कि आप कैसे ट्रिक से इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट का माप निकाल सकते हैं। आपको किसी भी ड्राइंग शीट का माप याद नहीं करना है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।